आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने यूरोप का मानचित्र देखा था और बनाना सीखा था। तो यहाँ बाल्कन में छोटे छोटे देश होने के कारण कुछ देश स्पष्ट नहीं हुए थे, लेकिन उस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग तोड़ तोड़ के इसको बताया जाएगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा। मोटे तौर पर आपको क्या जानना है, एक कर्व है। ये बड़े बड़े देशों का, जो जितने बड़े बड़े देश हैं वो एक कर्वाकार में है, मतलब चाप के आकार में। सबसे नीचे कौन है? स्पेन है। स्पेन के ऊपर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर पोलैंड है, फिर यूक्रेन है। अब इसी कर्व के ऊपर, इन्हीं बड़े देशों के ऊपर ये तीन देश लटके हुए हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनके पश्चिम में है आइसलैंड और जर्मनी के सर पर है डेनमार्क। तो इन्हीं पांच देशों को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेवियाई देश। तो यहाँ स्कैंडिनेवियाई पर्वत है। पर्वत जब पढ़ाएंगे कभी तो स्कैंडिनेवियाई पर्वतों के बारे में पढ़ाएंगे कि कब इनकी उत्पत्ति हुई। तो आप ये देखें कि ये जर्मनी के ऊपर, सर के ऊपर जो डेनमार्क है, यहीं से शुरू होता है स्कैंडिनेवियाई देश। ये क्या है? ये आइसलैंड है और फिर ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये पांच देश कैसे हैं? इन देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में इन चारों का नाम दे देता है और पूछता है कौन स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपको स्कैंडिनेवियाई तो पांच हैं, लेकिन अगर किसी को निकालना पड़े तो फिनलैंड को निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम फिनो स्कैंडिनेवियाई देश कहेंगे। मतलब अगर पूछा जाता है स्कैंडिनेवियाई देश कौन है, तो उसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये चार देशों को स्कैंडिनेवियाई देश मानेंगे आप। फिनलैंड को निकाल देंगे। फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश नहीं होगा। ये ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हैं पांचों स्कैंडिनेवियाई देश हैं। इन देशों में स्कैंडिनेवियाई पर्वत फैला हुआ है। तो इसमें सबसे पश्चिम में कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड को देखिए ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ बहुत ढेर सारे ज्वालामुखी हैं। हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, इसलिए हमेशा उजाला बना रहता है। तो इसीलिए इसे अग्निद्वीप कहा जाता है। तो इसके आसमान में धुआं ही धुआं रहता है, धूल ही धूल रहती है। तो ये अग्निद्वीप है। और चूंकि ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, आग की लपटें निकलती हैं। तो जमीन के अंदर ज्यादा गर्मी होगी। इसी गर्मी से ऊर्जा पैदा की जाती है, बिजली पैदा की जाती है। इसलिए आइसलैंड को सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा केंद्र माना जाता है विश्व का। तो ये आइसलैंड हो गया। 2 पॉइंट आपको ये देखना है। ज्वालामुखियों का देश, अग्निद्वीप, भूतापीय ऊर्जा का केंद्र। अगला देश जो है ये डेनमार्क, बिल्कुल जर्मनी के सर के ऊपर है। और यहाँ की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। तो ये कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है डेनमार्क की। और डेनमार्क को और क्या कहा जाता है? जूटलैंड। ये तो कल ही बताए थे, जूटलैंड प्रायद्वीप। और इस डेनमार्क को
बाल्टिक सागर का द्वार कहा जाता है। ये देखिए उत्तरी सागर है, इधर बाल्टिक सागर है, तो ये डेनमार्क से ही बाल्टिक सागर खुलता है। तो ये बाल्टिक सागर का द्वार है। और डेनमार्क किसके लिए जाना जाता है? डेयरी उद्योगों के लिए जाना जाता है। डेयरी उद्योग, यहां बड़े पैमाने पर गाय का मांस या बीफ पैदा होता है, और दूसरा यहां दूध भी बहुत ज्यादा पैदा होता है। कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला डेनमार्क में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला डेनमार्क में ही है। तो ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेनमार्क में सबसे ज्यादा गाय के दूध का उत्पादन होता है। तो ये तो दूध उत्पादन बाद में बताया जाएगा। यूएसए है, भारत है, डेनमार्क है, ये दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे हैं। तो यहां आपको यही देखना है, सबसे बड़ी गौशाला है, बाल्टिक सागर का द्वार है, डेयरी उद्योग है, इसको जूटलैंड कहा जाता है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। देखिए अब अगला देश ये नार्वे है। नार्वे देखिए, नार्वे की राजधानी कहाँ है? ये आप जानते हैं ओस्लो है, वहां लिखा गया है ओस्लो है राजधानी। नार्वे को आधी रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। यहां आधी रात को सूरज दिखाई देता है। उसका कारण ये आर्कटिक वृत्त पर पड़ता है। वो आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था कि सूर्य या तो कर्क रेखा पर चमकेगा, तो या तो मकर रेखा पर चमकेगा, या विषुवत रेखा पर चमकेगा। लेकिन कर्क रेखा पर तो नार्वे है नहीं, नार्वे और उत्तर में है, आर्कटिक क्षेत्र में है। तो इसलिए वहां सूरज हमेशा दिखाई देता है, केवल दिखाई देता है, चमकता तो कर्क रेखा पर है। तो आधी रात के सूरज का देश है। नार्वे में अम्ल वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र। और नार्वे अपने फियोर्ड तटों के लिए जाना जाता है। फियोर्ड तट का मतलब क्या होता है? बर्फीले तट, बर्फीले तट, बर्फीले तट, बर्फ ही बर्फ है। आर्कटिक क्षेत्र में है तो यहां ऊपर क्या है? बर्फ ही बर्फ है। तो ये बर्फीले तटों के लिए जाना जाता है। तो नार्वे में एक बर्फीला तट है सोगने। इसलिए कहा जाता है कि नार्वे में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड तट सोगने है। नार्वे में एक खास बात और है कि नार्वे के ऊपर आप देखें एकदम आर्कटिक सागर में एक जगह है, ये स्वालबर्ड, स्वालबर्ड बिल्कुल बर्फ में है। ये नार्वे का ही है। तो इसे अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं कि पृथ्वी पर जब कभी प्रलय आए तो ये बीज सुरक्षित रहें और फिर से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो सके। तो ये अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार है। कहाँ? स्वालबर्ड में। स्वालबर्ड किसका है? नार्वे का है। तो नार्वे में आपने देखा आधी रात के सूरज का देश, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र, सबसे बड़ा फियोर्ड तट सोगने, स्वालबर्ड, अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार। और आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो मानव विकास सूचकांक जानते होंगे। मानव विकास सूचकांक में नार्वे सबसे आगे रहता है, पहले नंबर पर रहता है। और देखिए ये जो है बड़े स्मार्ट देश हैं, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो दुनिया में जो नई नई चीजें होती हैं इन्हीं देशों में होती हैं, समझे? तो ये नार्वे हो गया। फिर स्वीडन।
स्वीडन में देखिए, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। और यहाँ क्या है? गोटा नहर है। गोटा नहर है स्वीडन में, एक वेटर्न झील है। तो गोटा नहर इसी वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। चाहे लिख सकते हैं वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन? गोटा नहर सागर से जोड़ती है, सागर से जोड़ती है। ठीक, तो स्वीडन में यही एक तथ्य जानना है, गोटा नहर। अब आइए फिनलैंड। फिनलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है, हेलेसिंकी, हेलेसिंकी है। तो ये झीलों का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है। इसको फिनो स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, फिनो स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। और इस देश में झीलें तो है ही हैं, आगे हम बताएंगे जब रूस पढ़ाएंगे, यहीं से रूस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी झील जो है यूरोप की लैडोवा झील, इसी फिनलैंड के पास है, लेकिन वो रूस की है, तो रूस में बताया जाएगा। तो आपने इन 5 स्कैंडिनेवियाई देशों को देख लिया। तो ये स्कैंडिनेवियाई देश हो गए। अब हम देखिए, ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब हम अन्य देशों को देखते हैं। अन्य देशों में अब हम लोग चलेंगे कहां? हम लोग अब वेनिलक्स देश को देखेंगे, वेनिलक्स देशों को देखेंगे। तो कल हमने बताया था कि बेनिलक्स देश का मतलब निम्न भूमि प्रदेश। तो वेनिलक्स देश, बेनिलक्स देश, वेनिलक्स देश, या इसको क्या कहेंगे? निम्न भूमि प्रदेश, निम्न भूमि प्रदेश, भूमि प्रदेश, प्रदेश, निम्न भूमि प्रदेश। यहां देखिए, ये निम्न भूमि प्रदेश ही है। फ्रांस और जर्मनी की गोदी में ये 3 देश है ना, ये क्या है? ये लग्जमबर्ग है, और लग्जमबर्ग के बाद ये बेल्जियम है, और फिर नीदरलैंड है। तो इसको स्पष्ट करना है तो यही देख लीजिए, फ्रांस बना लीजिए, ये फ्रांस हो गया, और नीचे बना दें, ये फ्रांस हो गया, फ्रांस, और ये जर्मनी, फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया। इसी की गोदी में ये क्या है? लग्जमबर्ग, और यहीं पर बेल्जियम, और ये है नीदरलैंड। फ्रांस और जर्मनी की गोदी में ये तीनों देश हैं। तो ये जो आप देश देख रहे हैं, ये है, ये लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। तो इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। और ये देखिए, समुद्र के किनारे नहीं है, ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये इसीलिए ये यूरोप का लैंड लॉक्ड देश है। ये लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड देश, लैंड लॉक्ड देश, ये याद करना है आपको, लैंड लॉक्ड देश। ये आप देखें, ये जो देश है
ये वाला, इसको कहते हैं बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है बेल्जियम। और सॉरी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। आपने नाटो सुना होगा। नाटो एक सैनिक संगठन है अमेरिका के नेतृत्व में। तो इसी ब्रुसेल्स में नाटो का गठन हुआ था। तो ब्रुसेल्स को नाटो की राजधानी कहा जाता है। विश्व इतिहास में आप देखेंगे नाटो की राजधानी है ये। नाटो की राजधानी है। नाटो एक संगठन है, नाटो की राजधानी मानी जाती है बेल्जियम। और बेल्जियम की दूसरी बात यह है कि यहाँ एक एंटवर्प बंदरगाह है। ये यूरोप का दूसरा व्यस्त बंदरगाह है। एंटवर्प बंदरगाह है। तो आप में से किसी ने पूछा था कि बंदरगाह क्या होता है। तो बंदरगाह का मतलब जहां जलपोत रुकते हैं वही बंदरगाह है। जैसे जहां हवाई जहाज रुकता है वो हवाई अड्डा है, जहां जलपोत रुकते हैं वो बंदरगाह या पोर्ट कहलाता है। ठीक, तो ये बेल्जियम हो गया। और ये जो देश आप देख रहे हैं ये है आपका, इस देश को कहते हैं नीदरलैंड। कभी कभी हम लोग इसको क्या कह देते हैं? नीदरलैंड को कभी कभी हॉलैंड कह देते हैं। हॉलैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। एम्स्टर्डम। तो यहाँ हीरे की कटाई का काम होता है। हीरे की कटाई के लिए जाना जाता है। हीरे की कटाई, यहाँ हीरे की कटाई होती है। हीरे की कटाई के लिए कौन जाना जाता है? एम्स्टर्डम, हीरे की कटाई के लिए। और दूसरी चीज ये है कि यह नीदरलैंड में, इसने नीदरलैंड ने क्या है, इधर समुद्र है, पूरा इधर समुद्र है ना, आगे उत्तरी सागर है, मतलब अटलांटिक महासागर का भाग है उत्तरी सागर। तो इस देश ने क्या किया है, एक समुद्र में दीवार बना दी है, ऐसे दीवार बना दी है, इसको डाइक कहते हैं। और ये दीवार क्यों बनाई है कि जिससे कुछ जमीन इसको हासिल हो जाए और खेती बाड़ी करे। तो उस जमीन को, समुद्र को बांध कर खाली कराई गई जमीन को पोल्डर लैंड कहते हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड पोल्डर लैंड के लिए जाना जाता है? तो यहां आप ये तथ्य याद करें, इंपॉर्टेंट है। समुद्र को डाइक नामक दीवार से बांधकर, डाइक नामक दीवार से बांधकर जमीन प्राप्त की गई है। जमीन प्राप्त की गई है, प्राप्त किया है। यह जमीन पोल्डर लैंड कहलाती है। यह जमीन पोल्डर लैंड कहलाती है। यह जमीन पोल्डर लैंड कहलाती है। ये ध्यान देना है कि किस देश ने समुद्र को पार कर जमीन बांध कर जमीन खाली कराई है? नीदरलैंड ने। तो ये पोल्डर लैंड, खाली कराई गई जमीन पोल्डर लैंड है। और देखिए यहाँ
ये जर्मनी की एक नदी है राइन नदी, और यही नीदरलैंड से होकर समुद्र में गिरती है। तो राइन नदी के मुहाने पर एक नीदरलैंड में बंदरगाह विकसित किया गया है। राइन नदी बताएंगे। तो रॉटरडम ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। रॉटरडम बंदरगाह है नीदरलैंड में। रॉटरडम बंदरगाह है, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है रॉटरडम। ठीक, ये कहाँ है? राइन नदी के मुहाने पर। ये राइन नदी के मुहाने पर है, नदी के मुहाने पर ये रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। तो आपको केवल इतना ही जानना है, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, राजधानी एम्स्टर्डम है, हीरे की कटाई का काम होता है। नीदरलैंड ने समुद्र को बांधकर जमीन खाली कराई है। इस खाली की गई जमीन को पोल्डरलैंड कहते हैं। और यहाँ राइन नदी के मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है, और यह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो उम्मीद है ये तीनों देशों को आप समझ गए होंगे। इन तीनों देशों को बेनिलक्स देश कहते हैं। बहुत निम्न जमीन है, इसीलिए इसको बेनिलक्स देश कहते हैं। क्लियर? अब यूरोप का अगला देश आता है, उसी फ्रांस और स्पेन के बीच। आप देख रहे होंगे नक्शा, देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में ये देखिए, ये बिस्के की खाड़ी है, और ये स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरियन देश कहते हैं। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? आइबेरियन देश। कौन देश? आइबेरियन देश। आइबेरियन देश। तो आइबेरियन में दो देश हैं। आइबेरियन देश कौन देश? स्पेन और कौन? पुर्तगाल। अब देखिए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं देखना है, आपको इतना ही देखना है कि ये जो मैड्रिड है, ये पठार पर बसी राजधानी है। ये पूछा जाता है, पठार पर बसी राजधानी। ये पठार पर बसी राजधानी है, पूछा जाता है। स्पेन में और क्या था? मेसेटा का पठार है। मेसेटा का पठार है। बस 2 पॉइंट जानना है। मेसेटा का पठार है, और पठार पर बसी राजधानी कौन है? मैड्रिड, स्पेन। लिस्बन वगैरह में कुछ नहीं जानना है। जब आप पढ़ेंगे ये स्पेन और विस्के की खाड़ी बता दिए। जब आप पढ़ेंगे तो विस्के की खाड़ी, यहीं एक रेनल धारा बहती है। तो धारा पढ़ाएंगे तो विस्के की खाड़ी बताएंगे। तो ये आइबेरियन देश है। और आइबेरियन देश में अगर आप चित्र बनाना चाहें, चित्र क्या बनाएंगे तो स्पष्ट है। ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। बस यही है आइबेरियन देश। ये आइबेरियन देश हो गया। अब हम अगला देश आते हैं।
अगला ये देखिए, ये आपने स्कैंडिनेविया देखा लिया, इधर फ्रांस और जर्मनी के कंधे पर 3 देश देख लिया, कौन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, और इधर आपने स्पेन और पुर्तगाल देख लिया, आइबेरियन देश। अब बाल्टिक सागर के पूर्व में देखिए लिथुआनिया, लाटविया, एस्तोनिया, इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। तो यहां हम इसको नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि ये रूस का भाग था। रूस में जब बताएंगे तो ये बाल्टिक देशों को बताएंगे। ये 3 बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्तोनिया। ये देखिए यूक्रेन और पोलैंड के कंधे पर बेलारूस बैठा है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। तो बेलारूस, यूक्रेन और हंगरी को स्टेपी प्रदेश कहते हैं। तो स्टेपी प्रदेश, अब यहां हम स्टेपी प्रदेश बताने जा रहे हैं। स्टेपी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश ये शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ सब गेहूं बहुत पैदा होता है, तो रूस में इसे स्टेपी कहते हैं। वहाँ अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, नाम सुने होंगे। तो ये 3 देश हैं। देखिए ये यूक्रेन है, यूक्रेन है, और ये क्या है, बेलारूस, ये बेलारूस है, और इधर क्या है, हंगरी है, हंगरी। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इस यूक्रेन को राजधानी हो गई, राजधानी कीव हो गई। यूक्रेन को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। यहाँ खूब गेहूं पैदा होता है, तो ये गेहूं का कटोरा। यहाँ एक चेरनोजम मिट्टी पाई जाती है, संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है चेरनोजम मिट्टी। लिख सकते हैं चेरनोजम मिट्टी, कुछ लोग सेरनोजम पढ़ते हैं, चेरनोजम मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो ये क्या है, खूब उपजाऊ मिट्टी है, तो खूब गेहूं पैदा होता है यूक्रेन में। तो ये गेहूं का कटोरा है। यहाँ भी गेहूं पैदा होता है। पहले पूरा ये सब रूस में थे, यूक्रेन, बेलारूस। तो इसकी राजधानी मिन्स्क है। राजधानी कहाँ है, मिन्स्क, ये पूछा जाता है। यहाँ भी गेहूं पैदा होगा, लेकिन गेहूं के लिए यूक्रेन के बाद ये जाना जाता है हंगरी। तो हंगरी देखिए, जो हंगरी है, यहाँ ये वाला बुडापेस्ट राजधानी है। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। और हंगरी के स्टेपी प्रदेश को पुस्टाज कहा जाता है। तो इस पुस्टाज को दुनिया का स्टोर हाउस कहा जाता है, स्टोर हाउस, या गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। यहाँ भी खूब गेहूं पैदा होता है। तो स्टेपी क्षेत्र को पुस्टाज कहा जाता है। स्टेपी क्षेत्र पुस्टाज कहलाता है। हंगरी का स्टेपी क्षेत्र क्या कहलाता है, पुस्टाज, पुस्टाज कहलाता है, पुस्टाज कहलाता है। ठीक, तो ये स्टेपी प्रदेश यहाँ का क्या कहलाता है, पुस्टाज कहलाता है। तो ये पुस्टाज क्या है, लिख सकते हैं गेहूं का स्टोर हाउस, गेहूं का कटोरा नहीं, गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है, हाउस, स्टोर हाउस। तो ये स्टेपी प्रदेश में 3 क्षेत्र हो गए, बेलारूस, यूक्रेन और हंगरी। तो ये स्टेपी प्रदेश हो गया। अब स्टेपी प्रदेश के बाद हम आपको बाल्कन देशों के बारे में
बताने जा रहे हैं। यही चैलेंजिंग है, इसीलिए यूरोप का मानचित्र गड़बड़ाता है, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं। यहां हमने आपको बताया था फ्रांस यूरोप की गोदी में कौन है, स्विट्जरलैंड, और पोलैंड और जर्मनी की गोदी में क्या है, चेक गणराज्य। और चेक गणराज्य, ये देखिए चेक गणराज्य और स्विट्जरलैंड की गोदी में ऑस्ट्रिया है, और यहीं से फिर ये इटली निकल गया है, इटली। और इधर देखिए ये हाँ, इधर ये तो हंगरी वगैरह हो गया। ये पूरा क्षेत्र यहीं से लेके ये तक ग्रीस है ना, ये पूरा क्षेत्र यही बाल्कन प्रदेश है। इधर तो काला सागर है, यहाँ काला सागर है, ये बाल्कन प्रदेश है। तो ये बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन। तो इसमें 10-12 देश कल बताए थे बाल्कन। तो इन देशों का ये मानचित्र हमने बना दिया है कि बाल्कन में कौन कौन आएंगे। तो बाल्कन में देखिए सबसे उत्तर में ये स्लोवानिया आता है, उत्तर में स्लोवानिया। इसकी राजधानी लुब्जाना है। राजधानी एक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लुब्जाना इसलिए राजधानी इंपॉर्टेंट है कि ये विश्व पुस्तक राजधानी कही जाती है। विश्व पुस्तक राजधानी कौन, लुब्जाना, विश्व पुस्तक राजधानी, या विश्व पुस्तक केंद्र लिख लीजिए, विश्व पुस्तक केंद्र। ठीक, स्लोवानिया विश्व पुस्तक केंद्र के लिए जाना जाता है। तो विश्व पुस्तक पठन पाठन के लिए विश्व पुस्तक केंद्र या विश्व पुस्तक राजधानी लुब्जाना। दूसरा यहां नंबर 1 डाल दें, हम नंबरिंग कर दें तब ठीक रहेगा। यहां देखिए 1 नंबर, दूसरा है क्रोएशिया, ये 2 नंबर है। इसकी राजधानी जागरेब है। अगला है, तीसरा है बोस्निया हर्जेगोविना, ये 4 हो गई, 3 हो गया। चौथा है सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है। अभी बताएंगे बेलग्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है। सर्बिया के बाद 5वां है मोंटेनेग्रो, और 5वें के बाद ये मोंटेनेग्रो है। ये इधर देखिए ये कौन है, ये कोसोवो है, 6ठा कोसोवो। 6ठा कौन है, कोसोवो। और अगला है 7वां मेसोडोनिया, 7वां मेसोडोनिया। तो इन 7 देशों को पहले यूगोस्लाविया कहा जाता था। ये हमने जो नक्शा बनाया ये बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप। ठीक, बाल्कन प्रायद्वीप में देखिए 2 हैं, एक पूर्व यूगोस्लाविया के देश, पूर्व यूगोस्लाविया के देश, पूर्व यूगोस्लाविया के देश, एक से नंबर
7 तक के देश, ये पूर्व यूगोस्लाविया के देश हैं। मतलब ये पूरा एक ही देश कहा जाता था। क्या नाम था? यूगोस्लाविया। और इस यूगोस्लाविया की राजधानी क्या थी? बेलग्रेड। जो आज सर्बिया की राजधानी है वही यूगोस्लाविया की राजधानी थी। और इसी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में। ये आप गुट निरपेक्ष पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो पूर्व यूगोस्लाविया के देश कहां से हैं? नंबर 1 से नंबर 7 तक। 1990 के दशक में यूगोस्लाविया का विघटन आप देखेंगे कि 1991 से शुरू हुआ। 1991 से 2008 तक विघटन की प्रक्रिया। 2008 तक विघटन हुआ। किसका? यूगोस्लाविया का। और अंतिम देश इसका विघटित होकर अंतिम देश कोसोवो बना। अंतिम देश कोसोवो बना। कोसोवो। कौन अंतिम देश बना? कोसोवो। तो यूगोस्लाविया का विघटन 1991 से शुरू हुआ, 208 तक चला, अंतिम देश कोसोवो बना। बाल्कन प्रायद्वीप में अन्य में आप देखेंगे ये ग्रीस और उसके साथी हैं अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया हैं। तो अन्य में अल्बानिया है, अल्बानिया और कौन? दूसरा ग्रीस, यूनान जिसे कहा जाता था। और यूनान के बारे में जान ही रहे हैं, हर सब्जेक्ट का चिंतन वहीं से शुरू होता है। बुल्गारिया है, बुल्गारिया, अगला रोमानिया। ठीक। तो ये बाल्कन देश हो गए, पूर्व यूगोस्लाविया वाले 7। और ये 1 2 3 4 ये तो क्लियर हो गया। अब ये इसके बारे में कुछ जानना नहीं है आपको। तो ये बाल्कन देश हो गया। तो आज तो हम यही आपको बताएंगे। फिर आगे जो बड़े बड़े देश हैं, छोटे छोटे जो बल्क में थे छोटे छोटे देश, उनको हमने बता दिया। अब कल बड़े देशों के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? वही स्पेन। ये देखिए, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए नक्शा बनाने की। बहुत अच्छा नहीं बनाना है, ऐसे केवल दिमाग में रहे। स्पेन है, स्पेन के बाद ये कौन है? फ्रांस के बाद जर्मनी के बाद पोलैंड के बाद कौन? यूक्रेन के बाद ये काला सागर है। काला सागर, ऊपर तुर्की नीचे तुर्की है। और इसके बाद इसी की गोदी में, जैसे ये स्पेन है, ये फ्रांस है, जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है, ये काला सागर है। काला सागर, ये इतना तो आप बना ही ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब फ्रांस और जर्मनी की गोदी में स्विट्जरलैंड को बैठा दीजिए। पोलैंड और जर्मनी की गोदी में चेक को बैठा, चेक गणराज्य। और यहाँ इसकी पोलैंड और यूक्रेन की गोदी में स्लोवाकिया को बैठा दीजिए। स्लोवाकिया। ठीक। अब यहां से चेक और स्विट्जरलैंड की गोदी में ऑस्ट्रिया को बैठाते हुए यहां ये प्रायद्वीप लेते आइए। कौन? इटली वाला। और यहीं से ग्रीस वाला लेते जाइए। ये यहां आप बुल्गारिया बना दीजिए, ऊपर रोमानिया बना दीजिए। और इसके बाद ये पूरा पोर्शन आपका
बाल्कन हो गया। ठीक, ये बाल्कन हो गया। और ये पूरा पोर्शन ये अफ्रीका वाला हो गया, मोरक्को वगैरह, ये पूरा भूमध्य सागर हो गया। ठीक, अब इसी पोलैंड और यूक्रेन के ऊपर बेलारूस बैठा दीजिए, इसी के ऊपर लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश, और यहीं से ये 3 देश लटका दीजिए, ये 3 लटका दीजिए। वो वाला कौन, स्कैंडिनेवियाई देश, और इधर पूरब में आइसलैंड बना दीजिए। यहाँ जर्मनी के सर पर डेनमार्क बैठा दीजिए, इनके सर पर लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड बैठा दीजिए। ये आपका बाल्टिक सागर हो गया, ये उत्तरी सागर हो गया, ये उत्तरी सागर में ब्रिटेन वाले द्वीप बना दीजिए। दिक्कत क्या है, यूरोप बन गया। तो ये चीज अगर खुद हाथ से बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको एटलस देखने की आदत केवल पड़ गई है, तो एटलस को गोली मारिए, खुद अपने हाथ से बनाइए। और एटलस से अगर नक्शा पढ़ाना हो तो पूरा एक ही दिन में विश्व का पूरा नक्शा पढ़ाया जा सकता है, 7 महाद्वीप पढ़ाए जा सकते हैं। तो वो सब चक्कर में ना पड़िए, वो उड़ जाएगा। यही करिए, खुद बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और केवल आपको एक आइडिया लगना है किसके बाद कौन सा देश है, कौन से देश एक दूसरे से लगे हुए हैं मोटा मोटा। अब कहाँ टेढ़ा है कहाँ सीधा है, ये इन सब से आपका मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आज हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।